हेलो नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभी रिसेंट टाइम्स में जितनी भी इवेंट हुई है उस इवेंट का इंडिया के पर्सपेक्टिव से जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है, उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये 14 अगस्त का न्यूज़ है। इंडिया टू होस्ट थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। अगर मैं ग्लोबल साउथ के बारे में ब्रीफली बताऊं तो ये जो लाइन है इस लाइन को ब्रेंट लाइन कहते हैं और इसके नीचे जितनी भी कंट्रीज है ये सारी कंट्रीज या तो अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग नेशन है, और इसके ऊपर की सारी कंट्रीज जो है ये जो है आपका डेवलप्ड नेशन है। तो ये जो डिवाइड है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का, इस ग्लोबल साउथ को जो है इंडिया लीड कर रहा है, अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एज अ ग्लोबल लीडर। तो ये आप देख सकते हो जैसा क्या कोल्ड वॉर जब हो रहा था उस टाइम पे इंडिया जो है इसी तरीके से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को उस टाइम पे इन्होंने चैंपियन किया था और इसको लीड कर रहा था। उसी लाइन पे आप यहां देख सकते हो आज जो है इंडिया एक मिडिल पावर है। मिडिल पावर है और मिडिल पावर से हमें जो एक ग्लोबल पावर बनना है, तो इस ग्लोबल पावर को बनने के लिए जो हमारा ग्लोबल एम्बिशन है उस एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए जो हमारे ये सारे कंट्रीज है इन सारे कंट्रीज का सपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी इंपॉर्टेंट को अगर मैं बताऊं, इसी चीज को अगर मैं हाईलाइट करूं, तो ये चीज जैसे कि हमारा जो एक ग्लोबल एम्बिशन है उस ग्लोबल एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का यहाँ पे जो हमें जो मेंबरशिप है, यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे परमानेंट 5 कंट्रीज है। तो इंडिया काफी टाइम से ये डिमांड कर रहा है कि हमें जो है यहाँ में भी यहाँ पे इंक्लूड करो, हमें भी यहाँ पे एक परमानेंट सीट चाहिए। तो अगर हम वॉइस ऑफ ये जो ग्लोबल साउथ, ये जो जितनी कंट्रीज है, अगर इस कंट्रीज का अगर हम एक लीडर प्रोजेक्ट करते हैं, अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज अगर अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमारा ये जो स्टांस है क्या यहाँ पे यूएनएससी में हमें भी शामिल करना चाहिए। इतने सारे कंट्रीज का एक से जो है जो आपको कहीं भी आपको यूएनएससी में नहीं देखने को मिलेगा, तो उसके थ्रू जो है इंडिया जो है इसको पुश कर रहा है कि आप जो है इसको यहाँ पे रिफॉर्म करो और यूएनएससी पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो उसके साथ अगर आप देखोगे, अगर मैं पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ में अगर मैं हाईलाइट करूं अफ्रीका के ऊपर, तो अफ्रीका में जैसा आपको याद होगा इंडिया जो है अफ्रीका से 3 लेवल पे जो है एंगेजमेंट करता है। पहला आप देखोगे बायलैटरली, दूसरा रीजनली और तीसरा मल्टीलेटरल लेवल पे। तो बायलैटरल जो है बायलैटरली बहुत सारे कंट्रीज के साथ इंडिया 1 to 1 जो है आपको देखने को मिल जाएगा इनके साथ रिलेशन। लेकिन अगर आप देखोगे मल्टीलेटरल लेवल पे, अभी आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जो है हम लोगों ने G20 होस्ट किया था। G20 में हमने क्या किया था, अफ्रीकन यूनियन एज अ होल को हमने यहाँ पे परमानेंट एज अ मेंबर इनको यहाँ पे इंक्लूड किया था। तो इससे हमें क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग अफ्रीका में इतना ज्यादा क्यों इंटरेस्टेड है, अभी इससे करने से क्या होगा कि यहाँ जो अफ्रीका में जितनी कंट्रीज है इन पे हमारा गुडविल जनरेट होगा, और इस गुडविल से हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर आपको पता होगा कि इंडिया का जो हमारा एम्बिशन है एक ग्लोबल सुपर पावर बनने का, तो उसके लिए हमारा इकोनॉमी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें इस ग्लोबल एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए हमारा जो इकोनॉमिक सुपर पावर बनना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए ये जो हमारा अफ्रीका हो गया या फिर हमारा लैटिन अमेरिका हो गया, ये हमारा एक मार्केट के रूप में दिख सकता है कि ये कंट्रीज, क्योंकि ये सारी कंट्रीज अंडर डेवलप है या फिर डेवलपिंग स्टेज में है, तो आप कह सकते हो इंडिया को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है उसके लिए अगर मुझे मार्केट चाहिए होगा, तो ये सारी कंट्रीज जो है हमें एक मार्केट के रूप में दिख सकता है। और यहाँ पे ये सारे कर कर जो इंडिया ऑलरेडी इन सारे कंट्रीज में एक गुडविल जनरेट कर रहा है, एक जो सॉफ्ट पावर है हमारा उसको हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिल सकता है। थर्ड अगर मैं बताऊं तो थर्ड इन सारी कंट्रीज में आपको चाइना का प्रेजेंस काफी ज्यादा मिल जाएगा, जैसा कि आपको बीआरआई का थ्रू आपको मिल जाएगा। तो चाइना का प्रेजेंस को, जो चाइना का ग्लोबल फुटप्रिंट है, जिस तरीके से चाइना का राइज हुआ है, उसको काउंटर करने के लिए भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इंडिया किस तरीके से पर्टिकुलरली अफ्रीका में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे बीआरआई को काउंटर करने के लिए आपको दिख जाएगा जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो है हम लोग जो है जापान के साथ मिलकर यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिख सकता है कि हम लोग किस तरीके से अपने ग्लोबल एम्बिशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो इस न्यूज से आपको ये ध्यान रखना है। अगर मैं दूसरा न्यूज के बारे में बात करूं इंडिया और मलेशिया के बारे में, तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो है मलेशिया के प्रेसिडेंट जो है इंडिया आए थे और उन्होंने जो है टाइज को अपग्रेड किया है। अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जब आज से 3-4 साल पहले जब मलेशिया के प्रेसिडेंट मातिर मोहम्मद थे, तो उस टाइम पे कश्मीर जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक फ्रिक्शन पॉइंट था, बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे इशू चल रहा था, क्योंकि मातिर मोहम्मद जो है काफी ज्यादा कश्मीर को लेकर कमेंट कर रहे थे। वो यूएन में भी आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पे भी वो कमेंट कर रहे थे। उस टाइम पे पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया का एक नेक्सस था, और उस मलेशिया जो काफी ज्यादा इसको लेकर इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा था। तो उसको आपको दिख सकता है कि उस टाइम पे जो है इंडिया ने इसको काउंटर करने के लिए क्या किया था। अगर आपको मैं मलेशिया के बारे में बताऊं तो मलेशिया जो है वर्ल्ड में सेकंड सबसे ज्यादा पाम ऑयल का
प्रोड्यूसर है और इंडोनेशिया जो है टॉप पे है। तो उस टाइम पे इंडिया और आपको इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट जो है इंडिया इंपोर्टर है पाम ऑयल का। तो जब मलेशिया ने इन कश्मीर को इशू को इंटरनेशनलाइज करने का कोशिश किया विद पाकिस्तान और टर्की, तो मातिर मोहम्मद के को इन इस चीज को काउंटर करने के लिए इंडिया ने फिर क्या किया, इंडिया ने मलेशिया के साथ अपना जो टाइज है उसको डिग्रेड करना स्टार्ट किया। उन्होंने जो भी हम मलेशिया के साथ पाम ऑयल हम जो है इकोनॉमिकली इनको हर्ट करने का कोशिश किए, क्या जो जितने भी हम लोग पाम ऑयल हम मलेशिया से इंपोर्ट कर रहे थे, तो फिर हम लोगों ने ये सारा जो है डाइवर्ट कर दिया इंडोनेशिया। तो हमने सारा जो है इंडोनेशिया से फिर अपना पाम ऑयल हम लोग वहां से फिर लेने लगे। तो ये चीज जो है फिर आपको देखने को मिलेगा जैसे ही फिर यहाँ पे चेंज होता है, जितने भी ये एंटी इंडिया रेटोरिक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये फिर इंडिया ने क्या किया, वेट एंड वॉच का पॉलिसी को किया और लेटर ऑन फिर ये जो है 4-5 महीने के बाद फिर ऑयल जो हम लोग उनसे नहीं ले रहे थे, तो फिर वापस हमने इसको स्टार्ट किया। लेकिन फिर ये आपको देखने को मिल जाएगा सेम बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा मालदीव में हो गया और फिर और सारे कंट्रीज में जहां पे एंटी इंडिया गवर्नमेंट आ जाती है, तो इंडिया क्या करती है वहां पे वेट एंड वॉच की पॉलिसी लगाती है। क्या आप जो है, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट है वो हमेशा जो है परमानेंटली वहां पे नहीं रहने वाली है, तो जब वो चेंज हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम उनसे एंगेज कर सकते हैं। तो इंडिया हमेशा ये होपफुल रहता है कि ठीक है अभी नहीं है, अभी हमारे फेवर में सिचुएशन नहीं है, बाद में सिचुएशन होगा। तो उसका एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इंडिया जो जितने भी हमारे पास्ट में फ्रिक्शन रही है मलेशिया के रिगार्डिंग, तो इनके प्रेसिडेंट जब यहाँ पे आते हैं तो फिर ये हमारे प्राइम मिनिस्टर से बोलते हैं कि हमारी जितनी भी पास्ट की फ्रिक्शन रही है उसको हम लोग भूलकर हम अपने टाइज को आगे करते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मलेशिया जो हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजिकली भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि ये जो साउथ चाइना सी है, क्योंकि हमारे लिए अगर आज के टाइम पे अगर हमारे लिए सबसे बड़ा कोई जियोपॉलिटिकल राइवल है तो वो है चाइना। तो चाइना का अगर आप देखोगे आए दिन आपको यहाँ पे साउथ चाइना सी में किसी ना किसी कंट्री को वो बुली करता रहता है। तो अगर आप मलेशिया का लोकेशन देखोगे तो मलेशिया काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, कहाँ, ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के पास। और चाइना का जो सबसे बड़ा डिलेमा है, जो चाइना का सबसे बड़ा वल्नरेबिलिटी है, जो इसके फॉल्ट लाइन है, तो वो ये है कि अगर चाइना को इनका जो वर्ल्ड इनका जो ट्रेड होता है वो ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के थ्रू जाता है। तो इसको काउंटर करने के लिए अगर हम लोग मलेशिया से भी अच्छा रिलेशन बनाकर रखते हैं तो फिर ये स्ट्रेटेजिकली जो है हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके साथ साथ टूरिज्म को लेकर काफी ज्यादा हमारा वहां पे है। तो ये आप देख सकते हो ओवरऑल जो है हमारा मलेशिया के का रिलेशन जो है काफी ज्यादा हमारे लिए फेवरेबल होगा। और ये चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा कि किस जो है हमें ब्रिक्स का जो है मलेशिया कह रहा है कि हमें ब्रिक्स का मेंबरशिप में भी अगर आप इंक्लूड कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको इसके बारे में भी देखने को मिल जाएगा। तो मलेशिया जो है ओवरऑल हमारे लिए साउथ ईस्ट एशिया में जो है हमारा अगर एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अगर देखोगे तो यहाँ पे भी अगर हम आसियान में जो है आसियान जितनी ये आसियान कंट्रीज है, तो आसियान के साथ हम जो है मल्टीलेटरल लेवल पे यहाँ पे एंगेज करते हैं और बायलेटरली भी सारे कंट्रीज के साथ एंगेज करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि ये सारी जो कंट्रीज हैं उसमें किस तरीके से मलेशिया के साथ इंडिविजुअली हम लोग यहाँ पे एंगेज कर रहे हैं। अगर अब मैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में बताऊं तो नेक्स्ट न्यूज ये आप देख सकते हो, इंडिया जापान होल्ड 2+2 डायलॉग फोकस ऑन इंडो पैसिफिक। अगेन यहाँ आपको दिख सकता है क्या, जो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इंडिया कितने कंट्रीज के साथ जो है, अगर आप कमेंट में इसको अगर आपको पता होगा तो आप इसको आंसर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्या इंडिया कितने कंट्रीज के साथ 2+2 डायलॉग में एंगेज करता है, इसको आप कमेंट में आप आंसर कर सकते हो। अगर मैं जापान के बारे में बात करूं कि जापान जो है अभी रिसेंटली देखोगे कि 2+2 डायलॉग हुआ है, तो जापान का हमारा रिलेशन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी स्ट्रेटेजिकली भी। और ये हमारे लिए एक आप कह सकते हो कि जब से शिंजो आबे आए हैं, उन्होंने जब इंडो पैसिफिक का पॉलिसी बनाया था, तो उसके लिए चाइना को काउंटर करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि चाइना जो है इस रीजन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जिस तरीके से चाइना हमारे लिए जियोपॉलिटिकल राइवल है, और इंडिया को भी आप यहाँ पे हिमालयाज में देखोगे कि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पे या फिर अरुणाचल के पास जो है काफी ज्यादा हमें बुली करता रहता है, या फिर मिलिट्री जो है यहाँ पे प्रेजेंस करता है। यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जितनी भी कंट्रीज हैं उनको भी यहाँ पे साउथ चाइना सी में बुली करता रहता है। तो अगर आप 2+2 डायलॉग में देखोगे तो यहाँ पे जनरली फोकस क्या था कि यहाँ पे जो इंडो पैसिफिक है, जो इंडियन ओशन है और ये यहाँ का जो पैसिफिक ओशियन है, इस पे हमारा फोकस किया गया है कि ये जो कंट्रीज जो हैं सारी कंट्रीज इस बात पे हाईलाइट कर रही है कि ये जो हमारा फ्री होना चाहिए हमारा, इसमें कोई भी चाइना जिस तरीके से यूनिलैटरली सारा चीज को चेंज करता रहता है यहाँ पे, तो आप कह सकते हो ये एक फ्री ट्रेड होना चाहिए इधर से। तो इस चीज को लेकर जो है जापान काफी ज्यादा इंडिया के साथ 2+2 डायलॉग में आकर यहाँ पे चाइना पर प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश कर रहा था। तो ये चीज आपको यहाँ क्वाड में भी दिख जाएगा, क्या क्वाड में जो है
यहाँ पे अगर देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इंडिया और यूएस मिलकर जो है इंडियन ओशन में जो है क्वाड का इंडो पैसिफिक को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो इन सब को लेकर भी अगर मैं बात करूं क्या क्या ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे एक कोकोस आइलैंड है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अभी रिसेंट टाइम्स में यहाँ पे इंडो पैसिफिक में आप देख सकते हो यहाँ पे कोकोस आइलैंड है, जो कि आपको ये कंफ्यूज नहीं करना है म्यांमार के कोको आइलैंड से। ये जो कोकोस आइलैंड है ये ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे यूएस का प्रेजेंस है डियागो गार्सिया में, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। अगर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इंडिया का जो लक्षद्वीप आइलैंड है यहाँ पे आपको मिल जाएगा आईएनएस जो है यहाँ पे जटायु। और यहाँ पे अब जो अभी यहाँ पे एक न्यूज आपको कुछ टाइम पहले आपको पता होगा कि जो हमारा ग्रेट निकोबार है वहाँ पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जितने भी हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको भी हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये सारा मिलके आप देख सकते हो ये एक क्वाड फॉर्मेशन कर रहा है और ये कहीं ना कहीं जो है चाइना को काउंटर करेगा। अगर चाइना जो है हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर पे अगर मिलिट्री प्रेजेंस बनाता है तो हम जो है चाइना को इनका जो यहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का वाला जो इनका डिलेमा है तो इसको काउंटर करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो है इंडो पैसिफिक पॉलिसी में हम लोग यहाँ पे चाइना पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे कुछ किया हिमालयाज में अगर इंडिया पे इन्होंने प्रेशर बनाया तो जो है इसको एज अ हम लोग यहाँ पे ओशन में फिर आपको एज अ काउंटर पंच देंगे। तो ये चाइनीज एग्रेशन के लिए काफी ज्यादा इंडिया का ये मूव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप तीन न्यूज आप देख सकते हो, ये तीन न्यूज अभी रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो इस पे मैंने डिस्कस किया। होपफुली ये तीनों न्यूज जो है इंडिया का जो ग्लोबल एम्बिशन है, ग्लोबल फुटप्रिंट को बढ़ाने में इंडिया के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।